नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैंने पूर्व में एक वीडियो डाला था, ये इतिहास कब बदला जाएगा, पार्ट 1। उसमें आर्यों के आगमन का सच कुछ पंक्तियों में बताया गया था, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं हुए। कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए जिनसे लगा कि आर्यों के आक्रमण की थ्योरी का सच विस्तार में बताना ही ठीक होगा, वरना लोग अब भी भ्रामक इतिहास के सहारे जीते रहेंगे। तो आज हम ऐसे 11 तथ्यों की बात करेंगे जो आर्यों के आक्रमण को गलत साबित करते हैं। सबसे पहले संक्षेप में ये बता दूं कि आर्यों के आगमन या आक्रमण के बारे में क्या मुख्य बात कही गई थी। अब पहली बात जो कही जाती है वो है कि आर्य यूरोप से या उत्तरी ध्रुव से आए। कहीं यूरोप से कहा जाता है, कहीं कहा जाता है उत्तरी ध्रुव से आए। वो अपने साथ 3 चीज़ें लेकर आए: संस्कृत भाषा, चारों वेद और घोड़े। मतलब वैदिक संस्कृति और प्रथाएं ये सब विदेशी मूल की थी, भारत की नहीं थी। तीसरी जो मुख्य बात थी वो थी कि वो गोरे वर्ण के थे। उन्होंने उत्तर भारत में आक्रमण करके यहाँ के स्थानीय निवासी द्रविड़ों को उन्होंने काले शब्द से संबोधित किया, को दक्षिण की तरफ भगा दिया और स्वयं जो है वो उत्तर की तरफ बस गए। ये है आर्यों के आगमन की या आक्रमण की थ्योरी। इस सिद्धांत से दरअसल अंग्रेजों को बहुत मदद मिली। इसके जरिए उन्होंने जातिवादी विचारधारा को फैलाया और फूट डालो राज करो की नीति पर काम करने लगे। दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों ने भी इसका बहुत लाभ उठाया और उन्होंने अपने चरम जातिवाद और उत्तर भारतीयों से घृणा को बढ़ावा दिया और उससे अपनी राजनीति चमकाई। यहाँ तक कि हमारे देश के अनेक मूर्धन्य विद्वानों, राजनीतिज्ञों व समाज सुधारकों ने भी यही लिखा कि आर्य बाहर से आए। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द आर्टिक होम एट द वेदास में भी ऐसा लिखा है कि आर्य बाहर से आए। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा तक, विनायक सावरकर की साहा सोनरी पाने नामक पुस्तक, उसमें भी ऐसा ही लिखा गया। राजा राम मोहन राय, मोहनदास करमचंद गांधी आदि सबने स्वयं को यूरोप से आया हुआ स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उस समय तक यही जानकारी मौजूद थी। पूरे समाज, देश, दुनिया को यही पता था कि आर्य बाहर से आए। अब बात करते हैं उन 11 बिंदुओं की, फैक्ट्स की। सबसे पहला कि अमेरिका के स्टीफन नॉप ने 2012 में अपनी पुस्तक में कहा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक जो भी संस्कृति, जो भी संस्कार पाए गए वह बाहर से नहीं है। कृषिगत गतिविधियाँ, कलाकृतियाँ, प्राचीन खंडहर, सामाजिक गतिविधियाँ, जो कुछ भी पाया गया वो सब स्थानीय है, इंडिजिनस टेक्निक पर बेस्ड है। कोई विदेशी कल्चर की छाप इन पे नहीं है। ये एक बहुत प्रमुख बिंदु। दूसरा पॉइंट, ऋग्वेद 1200 BC में लिखा गया और उसमें सरस्वती नदी की बहुत प्रशंसा की गई। उसके बारे में विस्तार से वर्णन है। अब हमें पुरातत्व विभाग, जल विज्ञान और रेडियो कार्बन से यह सबूत मिले कि सरस्वती नदी 2000 BC में सूख गई। पुरातत्ववेत्ताओं ने यह भी साबित किया कि 2000 BC के पहले हड़प्पा सभ्यता खूब फल फूल रही थी। अब कॉमन सेंस है कि यदि ऋग्वेद 1200 BC में लिखे गए और आर्य 1500 BC में भारत आए, तो उनके पास सरस्वती नदी के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से आई? उनके आने के 500 साल पहले ही
सरस्वती नदी सूख चुकी थी। तो उसका इतना एक्यूरेट वर्णन उन्होंने कहाँ से किया? इसका मतलब है कि ये थ्योरी गलत है। तीसरा बिंदु जो है वो है कि ऋग्वेद में जहां कहीं भी वृक्षों व वनस्पतियों की बात की गई है, वहां कहीं भी शीत जलवायु के वृक्षों के नाम नहीं लिखे गए। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आर्य यूरोप से आए थे तो शीत जलवायु का जिक्र होना चाहिए था। तो ऋग्वेद में कहीं भी शीत जलवायु के वृक्षों के नाम नहीं लिखे गए, कहीं उनकी गणना नहीं है। जबकि जितने भी पेड़ लिखे गए हैं जैसे बरगद, पीपल, खैर, ये सब वृक्ष उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं, यानी गर्म जलवायु वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जो जीव जंतु शेर, हाथी, मोर आदि का वर्णन है वो भी गर्म जलवायु के जीव हैं। अब ये आर्यों के आक्रमण की थ्योरी कहाँ से आई? क्योंकि ऋग्वेद के तो सारे सत्य बता रहे हैं कि आर्य यही थे, यही के निवासी थे। एक और जो बिंदु है वो है कि वेदों में कहीं माइग्रेशन या देशांतर गमन का जिक्र नहीं है। वेद, चारों वेद जो लिखे गए उनमें कहीं भी माइग्रेशन की बात या देशांतर गमन की बात नहीं है। अगर हुआ होता तो कहीं न कहीं इसकी चर्चा ज़रूर होती। दूसरे की द्रविड़ लोगों की कोई भाषा, कोई कल्चर इस पूरे गैंगेटिक प्लेन में पंजाब से लेकर बिहार तक कहीं भी मौजूद नहीं। तो क्या हजारों साल की सभ्यता इतनी आसानी से मिट जाती है? नहीं मिटती। फिर द्रविड़ों की सभ्यता, अगर वो उत्तर भारत में रहते थे तो उनकी सभ्यता यहाँ से पूरी तरह मिट कैसे गई? कोई अवशेष उसका क्यों नहीं बचा, क्यों नहीं पाया गया? ये भी एक फैक्ट है कि द्रविड़ दक्षिण में ही रहते थे। अगला पॉइंट है कि ये थ्योरी कहती है, आर्यों के आक्रमण की थ्योरी कहती है कि आर्य खाना बदोश थे। अगर ये सत्य है तो आर्यों ने संस्कृत जैसी वैज्ञानिक और कॉम्प्लिकेटेड भाषा कैसे ईजाद की, कैसे खोजी, और वेदों जैसा अद्भुत ज्ञान और फिलॉसफी कैसे लिखी अगर वो खाना बदोश थे तो? और अगर लिखी तो यूरोप में ऐसा कोई कल्चर या ज्ञान आज तक देखने को क्यों नहीं मिलता? अगर वो यूरोप से आए तो अपने पीछे वहाँ कुछ छोड़ के आए होंगे ना, बहुत 100 साल की संस्कृत छोड़ के आए होंगे। उसके अवशेष कहाँ हैं? उनका ये वेदों का ज्ञान, उनका ये संस्कृत भाषा, ये कहाँ है यूरोप में? अगला बिंदु है कि 1994 में एक विश्वविख्यात वैज्ञानिकों की टीम ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बहुत से रिसर्च किए और जिसके परिणाम उन्होंने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन जीन्स नामक किताब में दी है। इसमें यह साबित होता है कि भारत के सभी उपमहाद्वीप से यूरोप तक, भारत के उपमहाद्वीप से यूरोप तक सभी एक ही वंश के लोग पाए गए, सबका जीन एक था। तो फिर द्रविड़ भारत में कैसे पहले से मौजूद थे? अगर आर्य बाहर से आए और द्रविड़ यहाँ मौजूद थे तो ऐसा कैसे हुआ? इसका तो सीधा सा अर्थ हुआ कि भारत से ही लोग यूरोप गए थे। आर्य और द्रविड़ तो यहाँ साथ साथ रहते थे क्योंकि उन सबका जीन्स एक था। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी आक्रमण की मौजूदगी उस क्षेत्र में दिखती है। कहीं भी अगर कोई विदेशी आक्रमण हो तो उसका अवशेष वहां जरूर दिखता है, लेकिन आर्यों के आक्रमण का कोई प्रूफ कहीं नहीं मिलता। 1991 में हेमफिल नामक एक स्कॉलर ने रिसर्च किया इंसानी कंकाल अवशेषों पर, जिसमें उन्होंने पाया कि 4500 से 800 BC तक
यानी लगभग 3700 साल तक भारत में कोई भी नए लोग भारत में नहीं आए। किसी भी नए लोगों का प्रवेश 3700 साल तक भारत में नहीं हुआ, जबकि बताया जाता है कि 1500 BC में आर्य भारत आए थे। तो ये तथ्य गलत है। नेक्स्ट पॉइंट कि जब किसी जगह नए लोगों का आक्रमण या कब्जा होता है तो उस जगह के शहरों या नदियों के नाम पहले से रह रहे लोगों के ही होते हैं। जैसे मुगल आए तो आगरा या दिल्ली ये हमारे पहले से बसे हुए शहर थे, तो इनके नाम तो आगरा दिल्ली ही रहे ना। कुछ जगहों के नाम बदले लेकिन सब कुछ नहीं बदल गया। तो जब आर्य यहाँ आए, आर्यों ने अगर द्रविड़ों को दक्षिण की तरफ भगाया तो इस क्षेत्र में उन्होंने कब्जा किया। तो किसी भी शहर, नदी, क्षेत्र, कुछ का भी नाम दक्षिण भारतीय क्यों नहीं है? कुछ भी कभी नहीं मिला, कोई शिल्प, कोई इमारत, कोई शैली, कुछ भी दक्षिण भारतीय शैली कहीं भी उत्तर भारत में नहीं दिखती। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्य कभी भारत आए ही नहीं। नेक्स्ट, मॉर्टिमर व्हीलर ने 19वीं शताब्दी में अपनी थ्योरी में कहा कि मोहनजोदाड़ो के खुदाई में कुछ कंकाल पाए गए और उसी कंकाल के से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्यों ने यहाँ आक्रमण किया था, लूटपाट की थी। सिर्फ कंकाल देखकर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ये आर्यों के लूटपाट और आक्रमण से इन लोगों की मृत्यु हुई है। जबकि अस्तर विज्ञान धरती के अंदर के जो लेयर, धरती के अंदर के लेयर्स का विज्ञान होता है, हर लेयर की उसमें जांच की जाती है, वो उन्हें अस्तर विज्ञान कहते हैं। तो अस्तर विज्ञान की स्टडी में यह पाया गया कि जितने भी कंकाल मिले हैं वह मिट्टी के मध्य और निम्न लेवल पर मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में जो खुदाई हुई उसमें जितने भी कंकाल मिले वो मध्य और निम्न लेवल पर मिले। इससे यह साबित हुआ कि व्हीलर का जो निष्कर्ष था वो गलत था, क्योंकि अगर वहां आक्रमण हुआ होता तो सबसे ऊपर की लेयर में कंकाल मिलते। यहां तक कि कई साइट्स में पर्याप्त प्रूफ मिला है, मतलब ये सबूत हमें सैकड़ों हड़प्पन साइट्स पर मिलते हैं, सैकड़ों हड़प्पन साइट्स पे जहां ऊपर की लेयर में कोई कंकाल नहीं मिलते, नीचे की लेयर्स में कंकाल मिलते हैं। यहाँ तक कि कई साइट्स में पर्याप्त प्रूफ मिलता है कि यहाँ सभ्यता आगे और फलित हुई। आक्रमण होता तो सभ्यता खत्म हो जाती। इससे साबित होता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1979 में टेराकोटा का बना घोड़ा मिला एक खुदाई में, जिसे लोगों ने इग्नोर कर दिया। फिर 1991 में हंगरी के डॉक्टर बोकोनी ने उस घोड़े के सारे तथ्यों की जांच की और प्रूफ किया कि नहीं, ये घोड़ा तो हजारों साल पुराना है। डॉक्टर बीबी लाल ने घोड़े के शरीर रचना की स्टडी की, जिसमें उन्होंने पाया कि 2 तरह के घोड़े पाए जाते हैं। एक इंडियन टाइप जिसमें 17 पसलियां होती हैं, और दूसरे वेस्टर्न टाइप जिसमें 18 पसलियां होती हैं। ये आज भी ये दोनों तरह के घोड़े मौजूद हैं। ऋग्वेद में अश्वमेध घोड़े का जहां वर्णन है उसमें ये बताया गया है कि वो 34 पसलियों का घोड़ा था, 17 इधर 17 उधर। इससे पता चलता है कि वो एशियन घोड़े ही थे, वो भारत के थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो जो आर्य घोड़े से आए थे
जो थ्योरी है वो पूरी तरह गलत साबित होती है। और लास्ट पॉइंट था कि मैक्स मूलर ने 19वीं शताब्दी में आर्यों के आक्रमण व आगमन की थ्योरी बनाई थी। उन्होंने बाइबल के कथन को बल देने के लिए, बाइबल में कहा गया है कि 4004 BC में दुनिया बनी, तो इस कथन को बल देने के लिए उन्होंने सारी चीजें उसके बाद की ही प्रूफ की। कुछ भी 4004 BC के पहले नहीं था। फिर 1872 में फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्वयं ही अपनी थ्योरी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आर्य बाहर से नहीं आए थे। इस तरह जिंदगी के 20 साल उन्होंने आर्यन थ्योरी को सपोर्ट किया, जबकि जीवन के 30 साल ये उसके विरोध में रहे और साबित किया कि ये थ्योरी गलत है, आर्य बाहर से नहीं है। अभी 2018 में यूपी के बागपत जिले में एएसआई द्वारा खुदाई के दौरान 2 रथ मिले हैं। आज तक कभी भी कहीं भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी देश में खुदाई में कभी रथ नहीं मिले। ऐसा पहली बार है कि खुदाई में रथ मिला है और जांच में पता चला है कि ये रथ महाभारत के समय के हैं। इनके पहिए तांबे के हैं। ये करीब 4500 वर्ष पुराने हैं। अब 3000 वर्ष पहले आर्यों ने आक्रमण किया था और 4500 वर्ष पहले यहाँ रथ थे, यहाँ आर्य थे। महाभारत में आपने बहुत बार आर्य शब्द का प्रयोग सुना होगा। लोग एक दूसरे को आर्य कह के संबोधित करते थे। तो जब 4500 वर्ष पहले यहाँ पे रथ थे, तो आर्य जो है वो कैसे आ गए 3000 साल पहले? वैसे ये जो क्षेत्र है जहाँ खुदाई हुई है वो बागपत जिला है। उसी हस्तिनापुर के ऐतिहासिक साम्राज्य का वो हिस्सा है। बागपत जो है हस्तिनापुर का ही एक हिस्सा है जहाँ पे खुदाई में ये रथ मिले हैं। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। आर्य जहाँ रहते थे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। इसमें 7 बहने वाली नदियों के नाम कुंभा, कुर्रम, गोमती, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, गंगा, जमुना, ये 7 नदियाँ थीं जो आर्यों का प्रदेश था वहाँ बहती थी। तो फिर क्या ये सारी नदियाँ यूरोप या उत्तरी ध्रुव में बहती हैं? वरना इनका जिक्र ऋग्वेद में कैसे आ गया? दरअसल आज भारत में हजारों ऐसे तथ्य हैं जो इसे प्रूव करते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए, वो यहीं के निवासी थे। और अभी पुरातत्व विभाग की खुदाई जारी है, लिहाजा ऐसे हजारों तथ्य और बाहर आएंगे। आज बेल्जियम, हंगरी, जर्मन, अमेरिकन आदि जगहों के पुरातत्व ज्ञानी, इतिहासकार, रिसर्चर, प्रोफेसर इस पर रिसर्च करके अनेक पुस्तकें लिख रहे हैं और एक पुस्तकें लिख भी चुके हैं। हार्वर्ड के प्रोफेसर माइकल विट्सल, जो कि जर्मन अमेरिकन भाषा विज्ञानी हैं, वो अपनी लगभग पूरी जिंदगी उन्होंने आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को वो सच मानते आए थे। अब जाकर उनका बयान आया है कि कोई तथ्यों को अगर समझे और पढ़े तो वो आर्यों के आक्रमण को सच नहीं मान सकता। उन्होंने कहा कि पिछले 200 सालों में आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो ये कह सके कि आर्य बाहर से आए थे। आने वाले कुछ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं, जब आर्यों के सच और हमारे वेदों की सच्चाई सारी दुनिया स्वीकार करेगी। चलिए अब मित्रों के विचार देखे जाएं। सबसे पहले सीकर राजस्थान से दिनेश शर्मा जी लिखते हैं
कि उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि आर्य नाम की कोई जाति या प्रजाति नहीं रही और ना ही उसने भारत के किसी हिस्से पर कभी आक्रमण किया। दक्षिण रूस की 3200 वर्ष पूर्व की सभ्यता की खोज तथा मध्य एशिया की अनेक सभ्यताओं की जानकारी से भी स्पष्ट हो गया कि आर्य कोई अलग जाति प्रजाति नहीं थी। श्रेष्ठ, पढ़े लिखे, आध्यात्मिक, साहसी, विनम्र लोगों को आर्य कहा जाता था। दिनेश जी बिल्कुल सही है। आर्य का मतलब होता है साफ, जिसकी चेतना उजागर हो उसे आर्य कहते हैं। उसी उजागर शब्द को गोरा बता दिया था अंग्रेजों ने। गोरखपुर यूपी से राजा त्रिपाठी लिखते हैं कि भारत को आर्यवर्त कहा जाता है। यह तो सभी जानते हैं। आर्यवर्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान। आर्य श्रेष्ठ थे, इसलिए उनके निवास स्थान को आर्यवर्त कहा गया। भारत में द्रविड़ आर्य विवाद व्यर्थ है। उत्तर व दक्षिण भारतीय एक ही पूर्वज की संतानें हैं, यह प्रमाणित हो चुका है। वामपंथी व अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। अब एक नया संशोधित इतिहास लिखने की ज़रूरत है। बिल्कुल राजा जी, हम आपके विचारों से सहमत हैं कि हमें इतिहास में एक बड़ा संशोधन करने की सख्त आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए नए नए मुद्दे लेकर आते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अपना कमेंट हमें ज़रूर लिखें, हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और आगे क्या चीज़ें होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।